हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केजी एजुकेशन। देखिए, द हिंदू एडिटोरियल ट्रांसलेशन के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 12 मई 2020 और आप सेट 18 को आप डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हमने इसी सीरीज में रूट वर्ड के कंसेप्ट्स को भी डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है। ये हमारा रूट वर्ड नंबर 5 होगा, जिसमें हम सेंट और सेंस रूट वर्ड को समझेंगे और मैजिकली आपको बहुत ही ज्यादा वर्ड्स 1 मिनट में याद हो जाएंगे। तो सेंट और सेंस का मतलब फील होता है, और ये सारे रूट वर्ड्स हम याद करेंगे इस वीडियो के लास्ट में, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अब हम बात करते हैं एडिटोरियल डिस्कशन की। देखिए, एडिटोरियल जो आज का है उसमें बेसिकली बताया क्या गया है उसको मैं पूरा एक बार में बता देता हूं, उसके बाद मैं पैसेज को ट्रांसलेट करूंगा, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ये जो एडिटोरियल है ये बेस्ड है आपका दो पावर्स के बीच में। एक पावर है अमेरिका का, दूसरा पावर है चाइना का। और इसमें बताया गया है कि कोविड 19 जो चल रहा है उसका बाद, यानी जब हम इससे उबर जाएंगे उसके बाद कौन सी पावर दुनिया में उभर कर सामने आएगी जो सबको पछाड़ देगी। इसके बारे में कुछ बातें कही हैं राइटर ने, और यह भी बताया है कि किस तरह से अमेरिका पीछे होता चला जा रहा है और चाइना उभरता चला जा रहा है। तो यहां पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस पैसेज का कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट में जो ऑथर है वो कहते हैं कि 6 जियोपॉलिटिकल लाइंस विल डिफाइन द कॉन्टूर्स ऑफ द इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर। कॉन्टूर्स का मतलब आकृति होता है, जियोपॉलिटिकल मतलब भू राजनीतिक। 6 भू राजनीतिक पंक्तियों के द्वारा ऑथर जो है जिसने इस पैसेज को लिखा है वो डिफाइन करते हैं कि किस तरह से जो हमारी वैश्विक स्थिति है, वैश्विक स्थिति किस तरह से उभरती हुई सम नजर आएगी, उसकी आकृति किस तरह से बनती हुई आ रही है। ये 6 जियोपॉलिटिकल लाइंस के थ्रू ऑथर समझा रहे हैं। सबसे पहले किस तरह से एशिया बढ़ रहा है, और यूएस वैनिंग, वैनिंग का मतलब क्या होता है, गिरावट आना, और यूएस किस तरह से गिर रहा है। साथ ही साथ उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने किस तरह से बहुत थक हार कर एक शब्द बोला था, लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड। एक लीडर की क्वालिटी क्या होती है? एक लीडर की क्वालिटी होती है कि वो सबसे आगे रहे और नेतृत्व करे। लेकिन ये हाल वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से हमेशा से अमेरिका का रहा है कि वो हमेशा से लीडरशिप करती है, वो सबसे आगे रहती है। लेकिन कुछ सालों बाद, अभी मैं पूरा जब पैसेज पढ़ूंगा तो आपको पूरी कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी, लेकिन कई सालों की मदद के बाद, जैसे कि ईरान वगैरह को मदद कर रहा था अमेरिका, और एक तरह से थकावट सी आ गई थी, और प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने बाद में कह ही दिया था कि हम आपको लीड करेंगे पीछे से। ये बराक ओबामा का स्टेटमेंट था। उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और उनकी एक पॉलिसी आती है, वो है अमेरिका फर्स्ट, यानी हर चीज में हम अमेरिकन को प्राथमिकता देंगे। ऐसी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी आई। और अभी हाल के ही दिनों में, जैसा आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हैं मेरे साथ, हाल के दिनों में ही डोनाल्ड ट्रंप का रवैया कुछ अलग सा होता दिख रहा है। वो अभी क्या कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, यानी अमेरिका अलोन। यानी ये क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि बहुत सारी वो मेडिकल फैसिलिटीज को वो दबा कर अपने पास रख रहे हैं, वो कहीं पे भी मेडिकल फैसिलिटीज तक को नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हम अमेरिका को बचाएंगे, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो पॉलिसी किस तरह से चेंज हो रही है, किस तरह से एक लीडर जो है वो पीछे होता चला जा रहा है, इस वीडियो में वही चीज डिफाइन किया है। इस पैसेज में ऑथर ने इसी सब के बारे में जिक्र किया है कि कैसे अमेरिका की लीडरशिप खोती चली जा रही है। फिर उन्होंने एक पॉइंट लिया है, इंट्रा यूरोपियन फिजन। इसका मतलब यह है कि किस तरह से यूरोप जो है वो टुकड़ों में बदलता जा रहा है। जैसे कि आपको पता है, ब्रेग्जिट का एग्जांपल इन्होंने लिया है। ब्रिटेन यूरोप से अलग हो रहा है। तो आपको पता है ना, आपने बचपन में कहानी पढ़ी थी कि एक बूढ़ा रहता है, वो अपने बेटों से कहता है, बेटा लकड़ी तोड़ो, तो सभी बच्चे अलग अलग लकड़ियां तो तोड़ लेते हैं, लेकिन जब वो गट्ठर बना देता है, जब वो लकड़ियों को एक साथ कर देता है, तो कोई भी नहीं तोड़ पाता। तो हाल कुछ ऐसा ही है। यूरोप पहले एक ढेर सारी लकड़ियों का गट्ठर हुआ करता था, जिससे लड़ना बहुत ही असंभव था। लेकिन धीरे धीरे हम ऐसा ट्रेंड देख रहे हैं कि वहां की सभी कंट्रीज अपने अपने अलग अलग देश बनाने में उतारू हैं, वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो रही हैं। तो इस तरह से यूरोप की भी पावर खत्म होती नजर आ रही है। फिर बात की है इन्होंने राइजिंग चाइना। चाइना किस तरह से राइज कर रहा है, किस तरह से उसके मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, किस तरह से वो अपना
वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव को पूरे देश पर फोर्सफुली हावी कर रहा है। किस तरह से वो जो है जो गरीब देश हैं उनको लोन दे रहा है, लोन ना चुकाने पर उनके राज्यों का हनन कर रहा है। ये सभी बातें चाइना के राइज होने की बात बताती हैं कि कैसे वो सभी को अपने नतमस्तक कर ले रहा है। फिर बात की जा रही है फेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की। फेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से राइटर ने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे डब्ल्यूएचओ होगा, यूएनएससी हो गया, ये सभी किस तरह से एक बढ़ते हुए पावर के सामने नतमस्तक होती नजर आ रही है। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने दिया है कि जैसे डब्ल्यूएचओ था, डब्ल्यूएचओ ने क्या किया कि उसको सबसे पहले अपना रिसर्च उसको एस्टैब्लिश करके बताना चाहिए था लोगों को, लेकिन उसने खुद से रिसर्च ना करके उसने चाइना की बात मानी और उसने बता दिया कि ये कोविड-19 उतना डेंजरस नहीं है। ये काम उसने स्टार्टिंग फेज में किया था। अगर डब्ल्यूएचओ ने खुद की स्टैंडर्ड्स अपने चेक किए होते, खुद एनालाइज किया होता, तो अगर वो बता देता कि इतना ज्यादा कोविड-19 इतना खतरनाक है, तो कुछ स्थिति अलग होती। लेकिन वो किससे प्रभावित हो गया? वो चाइना से प्रभावित हो गया। तो किस तरह से राइटर ये भी बता रहे हैं कि फीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो आज के टाइम पे है, जो हमेशा से रही हैं, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हमेशा सुपर पावर के आगे नतमस्तक होता है, और इस समय वो नतमस्तक हो रहा है चाइना के सामने। तो ये चीजें बता रही हैं कि किस तरह से चाइना आगे बढ़ रहा है। फिर बात करते हैं एनर्जी फैक्टर की। देखिए आप सभी को पता है जो कच्चा तेल है और जितने भी फ्यूल्स वगैरह हैं, ये सभी चीजें हमारे वेस्टर्न रीजन्स में आती हैं। वेस्टर्न रीजन कौन सा है? जिसमें आता है सऊदी अरब, ईरान, ये सब जो तेल की खदानें होती थी, जो अपने तेल के ही दम पे पूरे दुनिया पर राज कर रही थी, वो कैसे वो भी फेड पड़ रही हैं, क्योंकि हम लोग नए इनोवेटिव फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं। हम अब सौर ऊर्जा की यूज करने लगे हैं, हम अब बैटरी से चलाने वाली गाड़ियों का यूज करने लगे हैं। तो किस तरह से वहां पर भी क्राइसिस हो रही है और वहां की भी पावर जो है वो डल हो रही है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो राइटर ने डिस्कस किया, और इन सभी में उसने बताने की कोशिश की कि किस तरह से चाइना बढ़ रहा है, और जो अपने इस समय की जो अभी प्रेजेंटली जो सबसे पावरफुल कंट्री वो यूएस है, वो किस तरह से वैन हो रही है, किस तरह से वो गिर रही है। तो ये था कॉन्टेक्स्ट। आई होप आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आया होगा, और अब कॉन्टेक्स्ट समझ लिया है तो पैसेज पढ़ने में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस पैसेज की। पैसेज कह रहा है द कोविड-19 पेंडेमिक बिगैन एज अ ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस। जो कोविड-19 संकट था, महामारी था, वो एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट की तरह से उभर कर सामने आया। बिगैन एज मतलब शुरुआत हुई इसकी इस तरह से। एज इट स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस नेशंस, जैसे जैसे कि ये बहुत तेजी से, रैपिडली का मतलब क्या होता है? बहुत तेजी से। रैपिड, रैपिड एक्स इंग्लिश स्पीकिंग आपने सीखा होगा कि आप भाई इंग्लिश बहुत तेजी से बोलिए, रैपिड एक्स। तो रैपिडली का मतलब तेजी से, जैसे कि ये बहुत तेजी से अक्रॉस नेशंस, सभी देशों में बहुत तेजी से फैला। कंट्री आफ्टर कंट्री रेस्पॉन्डेड विद अ लॉकडाउन। एक के बाद दूसरी कंट्री, एक के बाद एक कंट्रियों ने इस लॉकडाउन, इसका जो प्रतिक्रिया दी, भाई कोई उनके पास हल तो था नहीं कि वो दवाइयों से इसको सही करें। तो वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोगों ने इसकी प्रतिक्रिया लॉकडाउन के रूप में दी। सभी कंट्रियां क्या कर रही हैं? लॉकडाउन कर रही हैं, ट्रिगरिंग अ ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। और इस ग्लोबल इकोनॉमिक जो क्राइसिस है, यानी वैश्विक महामारी, जो वैश्विक आर्थिक संकट है, उसको ट्रिगर कर रही हैं, बहुत झेल रही हैं। सर्टेन जियोपॉलिटिकल ट्रेंड लाइंस वर ऑलरेडी डिसर्नेबल। कुछ भू राजनीतिक जो रुझान है, ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है? रुझान है, वो पहले से ही प्रत्यक्ष थे, पहले से ही हम समझ चुके थे, उसका सारा जिक्र इन्होंने किया है, पहले से ही प्रत्यक्ष थे। बट द कोविड-19 शॉक थेरेपी, लेकिन जिस तरह से कोविड-19 ने शॉक दिया, इसने उन सभी ट्रेंड्स को क्या कर दिया? शार्पर फोकस, ब्रॉड दीज इनटू शार्पर फोकस, कि उन सभी जो ट्रेंड लाइन थी उसको और ज्यादा उभार कर केंद्रित कर दिया। अभी तक क्या था? जैसे आप, कोई एग्जांपल होता है, आप शक करते रहते हो, ठीक है, आपके पास एक पर्टिकुलर मुद्दा, मतलब आप किसी चीज में निश्चय नहीं रहता है, लेकिन आपको एक गेस रहता है, अनुमान रहता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो जाए जब आपको अनुमान जो है वो आपके निश्चय में परिवर्तित हो जाए। तो कुछ ऐसा ही था कि हम सभी देख रहे थे कि चाइना उभर रहा है, लेकिन जैसे ही कोविड-19 आया, हमारी जो ये जो अंदेशा था वो हमारा निश्चय में बदल गया, और अब हमने देख लिया, प्रत्यक्ष देख लिया कि चाइना ही उभर रहा है और किस तरह से यूएस गिर रहा है। तो यही इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, द but the COVID-19 shock therapy has brought these into sharper focus। ठीक है,
डिफाइनिंग द कॉन्टूर्स ऑफ द इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर। ये कौन से स्टार पर फोकस है? जो कि डिफाइन कर रही है इस उभरती हुई वैश्विक जो स्थिति है, वैश्विक उथल पुथल है, उसकी कॉन्टूर्स। कॉन्टूर्स का मतलब क्या होता है? रूपरेखा को। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? आगे देखिए, एशिया असेंडिंग, यूएस वैनिंग। एशिया असेंडिंग का क्या मतलब होता है? लगातार ऊपर बढ़ना। ठीक है, तो एशिया क्या है? लगातार तेजी से ग्रो कर रहा है, और यूएस क्या कर रहा है? वैन कर रहा है, यूएस में गिरावट आ रही है। The first trend which became clear in the aftermath of 2008 global financial crisis is the rise of Asia। जो पहला रुझान था जिससे हम लोगों ने ये बताया कि किस तरह से राइज कर रहा है एशिया, उसके बारे में बताया इन्होंने। द फर्स्ट ट्रेंड विच बिकम क्लियर, पहला रुझान जो पूरी तरह से क्लियर हो गया था इन द आफ्टरमैथ ऑफ 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। आफ्टरमैथ का मतलब क्या होता है? किसी स्थिति के बाद की जो स्थिति होती है उसको कहते हैं। ठीक है, आफ्टरमैथ। तो 2008 के आर्थिक, वैश्विक आर्थिक संकट के बाद ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया था कि एशिया का राइज, एशिया जो है वो उन्नति कर रहा है, ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया था। इकोनॉमिक हिस्टोरियंस पॉइंटेड टू इट्स inevitability, recalling that till the 18th century Asia accounted for half the global GDP। जो हमारे आर्थिक इतिहासकार हैं उन्होंने इस बात को पॉइंट भी कर दिया था, अनिवार्य रूप से पॉइंट भी कर दिया था, और उन्होंने याद भी किया था, याद कराया था क्या चीज? कि टिल द 18th सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी तक एशिया पूरे देश में, पूरे विश्व में, ग्लोबली जीडीपी, पूरे विश्व की जीडीपी का आधा आधा हिस्सा थी। मतलब आपको बताने की कोशिश है कि 18वीं सेंचुरी तक एशिया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल थी। ठीक है, फिर क्या होता है? द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अकंपनीड बाय यूरोपियन नेवल एक्सपेंशन एंड colonialism contributed to the rise of the west। इसका मतलब है कि फिर क्या होता है कि वेस्ट में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है, औद्योगिक क्रांति आती है, और साथ ही साथ अकंपनीड बाई का मतलब साथ ही साथ यूरोपियन नेवल एक्सपेंशन, और यूरोप का जो नौसेना है उसकी एक्सपेंशन होता है, उसका एक फैलाव होता है। कोलोनियलिज्म और उपनिवेशवाद बढ़ता है, और जिसके कारण कंट्रीब्यूटेड, और जो कंट्रीब्यूट क्या करता है, जिसके कारण होता यह है कि राइज ऑफ द वेस्ट, जो पश्चिम के राज्य है, पश्चिम के जो देश है, पश्चिम की जो कंट्रीज है, वो क्या होती हैं? वो उन्नति करती हैं। एंड नाउ द बैलेंस इज बीइंग रिस्टोर्ड। और अब क्या हो रहा है? अभी जो बैलेंस, जो हमारा संतुलन था, जो बिगड़ चुका था, जो एशिया, आपको पता है ना 18th सेंचुरी तक एशिया पूरे विश्व की आधी जीडीपी को संभालता था। अभी एशिया फिर 18th सेंचुरी के बाद से लगातार घट गया, 19वीं सेंचुरी में तो लुट गया पूरा एशिया। और लेकिन फिर भी 2008 की जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी उसमें क्या होता है कि अब एशिया राइज कर रहा है। तो वही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही गई है कि नाउ द बैलेंस इज बीइंग रिस्टोर्ड। अब जो बैलेंस है वो क्या हो रहा है? फिर से पुनर्स्थापित हो रहा है। The 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस showed the resilience of the Asian economics। ये जो 2008 का आर्थिक संकट था, इसने शो किया, क्या शो किया? रेजिलियंस ऑफ द एशियन इकोनॉमिक्स। ये जो एशियन इकोनॉमिक्स है उसके लचीलेपन को शो किया। लचीलापन कैसे यहाँ पे कहने की कोशिश है? तो देखिए, भाव भी समझिए। अगर आप इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, अगर इंग्लिश को अगर ट्रांसलेट करके ही इंग्लिश सीखी जा सकती तो हर कोई सीख लेता है इंग्लिश, लेकिन आपको इंग्लिश के नजरिए से सीखना होगा। ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपने सीख लिया, इसको आपको इंग्लिश के सेंस में सीखना होगा। और सेंस कब आता है? लाख ग्रामर पढ़ लीजिए, नहीं आएगा। आपको सेंस तब आएगा जब आप इंग्लिश के पैसेज को पढ़ने लगेंगे। तो यहाँ पर क्या कहने की कोशिश है कि 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी, आर्थिक संकट था, इसने एक लचीलापन दिखाया एशियन इकोनॉमिक्स में। अब लचीलापन क्या है? तो आप इसको समझिए। लचीलापन का मतलब है कि आपने जैसा देखा कि 18th सेंचुरी तक एशिया बहुत बड़ी पावर हुआ करता था जीडीपी के मामले में, पूरी आधी जीडीपी संभालता था, फिर धीरे धीरे वो गिरा, फिर 2008 में फिर बढ़ा। तो ये क्या है? ये काइंड ऑफ लचीलापन ही तो है। तो ये दिखाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस ने दिखाया कि एशिया की जो लचीलापन है उसको। एंड इवन टुडे, और यहाँ तक कि आज भी इकोनॉमिक फोरकास्ट इंडिकेट, जो इकोनॉमिक फोरकास्ट का क्या मतलब है कि जो हमारे आर्थिक फोरकास्ट का भविष्य है, आर्थिक भविष्यवाणी जो है वो इंडिकेट करती है, दर्शाती है दैट आउट ऑफ G20 कंट्रीज, G20 में जो 20 कंट्रीज हैं उसमें केवल चाइना है और इंडिया है जो कि लाइकली टू रजिस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग 2020, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगी। तो ऐसा क्यों है?
ऐसा देखिए देखिए ये दुनिया की सच्चाई है कि हर चीजें जो है वो एक सर्कल की भांति है। सर्कल को अगर हम खोल देते हैं तो वो साइनोसॉइडल वेव्स बन जाती हैं। साइनोसॉइडल वेव्स कैसे? जैसे साइन वेव्स आपने देखा ना, ऊपर नीचे, हर एक की पीक के बाद उसका नीचे आना तय है और हर एक नीचे आने के बाद उसका पीक आना तय है। तो इसी तरह से ही जैसे आपने देखा यूएसए बहुत बड़ी पावर बन के उभरा, तो फिर सब लोग नीचे चले गए। अब यूएसए पीक पे पहुंच गया है, अब वो क्या करेगा? वो गिरेगा ही गिरेगा। तो वो गिर रहा है, अभी चाइना ऊपर जा रहा है, फिर चाइना पीक पे पहुंचेगा तो वो भी गिरना है तय है। तो ये इतिहास है, इतिहास का पन्ना ऐसा ही है कि कोई भी राजा आज तक हमेशा के लिए राजा नहीं रहा है। वो राजा बूढ़ा हुआ है और उसकी राज्य समाप्त हो गया है और दूसरे राज्यों ने उसके राज्य को हथिया लिया है। ये दुनिया की प्रथा है। तो ये मेरी तरफ से था जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से ऐसा चीजें हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे की अगला पैराग्राफ क्या है? एशियन कंट्रीज हैव आल्सो डिमॉन्स्ट्रेटेड ग्रेटर एजाइलिटी इन टैकलिंग द पेंडेमिक कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप। देखिए जो एशिया की कंट्री है, एशिया में कौन कौन सी कंट्री आती है भाई? इंडिया आता है, आपको पता है, चाइना आता है, नेपाल आता है, जापान आता है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये सभी क्या है? ये सब एशियन कंट्रीज हैं। कभी मैं पूरा आपको कॉन्टिनेंट पढ़ाऊंगा कि कैसे एशिया में कितनी कंट्रीज हैं, किस तरह से यूरोप बटा है, किस तरह से अमेरिका, वेस्ट अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब चीज़ें कभी डिस्कस होगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि एशियन कंट्रीज ने ये प्रदर्शित किया है कि किस तरह से जो चपलता है, किस तरह से उन्होंने पैंडेमिक को निपटने की जो चपलता दर्शाई है वो बहुत ही जबरदस्त दर्शाई है कंपेयर टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप से बेहतर रूप से हमने दर्शाई है। ये लोग बहुत ढीले पड़ गए थे और इस कारण से ये आज झेल रहे हैं। हम लोगों ने इस चीज को तुरंत पकड़ा, एशियन कंट्रीज ने तुरंत इस चीज को पकड़ा और एजाइलिटी, चपलता के साथ इसको टैकल किया, इस पैंडेमिक को। ठीक है, दिस इज नॉट लिमिटेड टू चाइना, ये केवल चाइना के लिए लिमिटेड नहीं था, बट अ नंबर ऑफ अदर एशियन स्टेट्स हैव शोन ग्रेटर रिस्पॉन्सिवनेस। ये केवल चाइना ने ऐसा नहीं किया है कि एजाइलिटी दिखाई है, बहुत तेजी से निपटा है इस महामारी से। ये नॉट लिमिटेड टू चाइना, ये केवल चाइना तक सीमित नहीं है, बट अ नंबर ऑफ अदर एशियन स्टेट्स, लेकिन बहुत सारे एशियन स्टेट्स, बहुत सारी एशियन कंट्रीज ने हैव शोन ग्रेटर रिस्पॉन्सिवनेस, ने बहुत तेजी से इसकी प्रतिक्रिया दिखाई है एंड मोर इफेक्टिव स्टेट कैपेसिटी, और अपनी प्रभाव क्षमता को भी दिखाया है। कॉन्सिक्वेंटली, और कॉन्सिक्वेंटली का मतलब क्या होता है? फलस्वरूप, फलस्वरूप एशियन इकोनॉमिक्स विल रिकवर फास्टर, और इस तरह से एशियन इकोनॉमिक्स बहुत तेजी से ग्रो करेंगी देन दोज इन द वेस्ट, उन पश्चिम देशों से। यूएस ह्यूब्रिस एंड एरोगेंस आल्सो जनरेटेड रिसेंटमेंट। यूएस यानी अमेरिका का जो अभिमान है, अहंकार है, इसने एक असंतोष भी प्रकट किया है। मोर एविडेंट इन रीसेंट ईयर्स, जिस तरह से आप इसको, एविडेंट का मतलब ये बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाता है कि आप इन हाल के दिनों में देखिए। हाल के दिनों का मतलब ये है कि जब से ये डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तब से ये किस तरह से यूएस का अभिमान और अहंकार हमें हमेशा नजर आता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि ये एक तरह से मित्रता का व्यवहार भी दर्शाते हैं और दूसरी तरफ एक सेकंड के अंदर एक बदलते हुए गिरगिट की भांति व्यवहार भी करते हैं। जैसे कि इन्होंने अभी इंडिया से इतनी मित्रता दिखाई और फिर जब इंडिया ने एक थोड़ी सी देरी की, क्योंकि इंडिया कभी नहीं चाहता, इंडिया एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभरना चाहता है, वो केवल सोच ही रहा था, तब तक इन्होंने आंसर भी दे दिया। मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ वो बताता हूँ कि अभी क्या हुआ कि अब पता चला कि कोविड-19 से लड़ने की जो सबसे बेहतर दवा हो सकती है वो हाइड्रोक्लोरोक्वीन हो सकती है, और हाइड्रोक्लोरोक्वीन 70% भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में है। अमेरिका ने कहा कि हमें आपकी मदद चाहिए भारत से, और भारत ने बस सोचा, एक दिन थोड़ा लेट से रिस्पॉन्स कह दिया। यूएस ने बोला कि अगर भारत नहीं देगा तो भारत को इसका परिणाम झेलना पड़ेगा। तो देखिए कैसा है इनका, और जैसे ही भारत ने दिया तो यूएस ने भारत की वाहवाही की। तो किस तरह से ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो इस समय यूएस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से इनका बदलता हुआ रंग है वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि यूएस का ह्यूब्रिस, अभिमान और एरोगेंस जो है, उसने एक असंतोष की भावना दिखाई है, मोर एविडेंट इन रीसेंट ईयर्स। यहां तक आपको क्लियर? Interventions in Afghanistan and Iraq have become quagmires that have sapped domestic political will and resources. इंटरवेंशंस का मतलब हस्तक्षेप। आपको पता है अफगानिस्तान और इराक की स्थितियां बहुत ही गंभीर थी, तो अमेरिका ने अपनी सेना को वहां पर भेजा ताकि वहां पर शांति बनाई जा सके। लीडर का काम ही यही होता है कि वो अपने सैनिकों को भेजे दुनिया में और वहां पर शांति स्थापित करे। तो अफगानिस्तान और इराक में हस्तक्षेप किया अमेरिका ने,
और ये हस्तक्षेप करना हैव बिकम, ये बन गया एक दलदल की भांति दैट हैव सैप्ड डोमेस्टिक, क्योंकि दलदल की भांति का क्या मतलब हो गया कि वहां हमने अपनी सेना भी भेज दी, अमेरिका ने अपनी सेना भी भेज दी, और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो स्थितियां भी नॉर्मल नहीं होती हैं, हमारी सेना भी वहां फंस गई है। तो ये बताने की कोशिश है कि हाउ बिकम क्वैगमायर्स, ये एक दलदल की भांति बन गया दैट हैव सैप्ड, जिसने धीरे धीरे कमजोर किया। सैप्ड का मतलब होता है ग्रेजुअली वीकन, धीरे धीरे कमजोर करना, ग्रेजुअली वीकन, धीरे धीरे कमजोर किया डोमेस्टिक पॉलिटिकल विल, यानी उनकी जो डोमेस्टिक का क्या मतलब होता है, उनकी घरेलू जो राजनीति है, जो अमेरिका की राजनीति है, उसके विल का क्या मतलब होता है, इच्छा शक्ति, उसकी इच्छा शक्ति को कमजोर बनाया। और उसके रिसोर्सेस का क्या मतलब है कि उसने सेना ही भेजा था ना, सेना भेजा और भी सारे रिसोर्सेस ही तो भेजे जाते हैं, तो रिसोर्सेस की भी इच्छा शक्ति को कमजोर बनाया इंटरवेंशंस ने, ठीक है। दिस इज द फटीग, यही ये थकान ही थी, दिस इज द फटीग, ये वही थकान थी दैट फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा, जो कि पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सेंस्ड की, बताई, व्हेन ही टॉक्ड ऑफ लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड, जब उन्होंने बात की लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड की, कि हम अब लीड करेंगे पीछे से। तो ये उनकी थकावट ही इस चीज में शो करती है। उसके बाद आते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वो क्या करते हैं, चेंज इट टू अमेरिका फर्स्ट, वो इस नीति को बदलते हैं कि अमेरिकन फर्स्ट, यानी अमेरिका के लोगों के लिए ही सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। एंड ड्यूरिंग द करंट क्राइसिस, और इस प्रेजेंट करंट क्राइसिस यानी अभी वर्तमान जो संकट चल रहा है, इसमें द यूएस एफर्ट एट कंसर्निंग सप्लाईज ऑफ स्कार्स मेडिकल इक्विपमेंट एंड मेडिसिन एक्वायरिंग biotech companies engaged in research and development in allied state show that this may mean America alone। क्या मतलब है कि इस समय जो यूएस का एफर्ट है कि हम कॉर्नरिंग सप्लाईज, कि हम जो सप्लाई है, किस चीज की सप्लाई भाई, दुर्लभ जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनकी सप्लाई, और मेडिसिन दवाओं की सप्लाई, एंड बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक कंपनीज जो हैं, जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट में लगी हुई हैं दूसरे देशों में, हम उनको कॉर्नरिंग कर लें, कॉर्नर कर लें मतलब उनको एक किनारे कर दें, और वो सिर्फ और सिर्फ यूएस के लिए काम करें। ये दिखाती हैं, शो दैट, ये दिखाती हैं दिस मे मीन अमेरिका अलोन, कि इन सब चीजें ये जो हुआ, जो कर रहे हैं, कॉर्नर कर रहे हैं सारी चीजों को और सिर्फ अमेरिका के लिए ही बचा कर रख रहे हैं, तो ये बताती हैं कि इस समय की पॉलिसी क्या हो गई है, अमेरिका अलोन, यानी अमेरिका के लिए ही। अभी तक क्या था कि अमेरिका पहले, ठीक है, उसके बाद बाद में, लेकिन अभी क्या है, सिर्फ अमेरिका, बाद में बाकी देश जाए भाड़ में। तो ये स्थिति दिखाती है। मोर ओवर का मतलब होता है इसके अलावा, इवन एज कंट्रीज वर लूजिंग ट्रस्ट इन द यूएस लीडरशिप, यहां तक कि दूसरी कंट्रियां भी जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है यूएस के लीडरशिप पर, वो खो रही हैं। इट्स बंगल्ड रिस्पॉन्स एट होम टू द पेंडेमिक, इसका ये जो घपला करने वाला जो रिस्पॉन्स है कि आप जो है कॉर्नर कर ले रहे हो, मेडिसिन सप्लाई को रोक रहे हो, जो रिसर्च वगैरह कर रही हैं कंपनियां उनको भी अपने अंडर में ले रहे हो, और चाहते हो कि कोई दूसरा देश ना ले पाए, पहले अमेरिका, केवल और केवल अमेरिका इसकी मदद ले। तो ये जो घपलेदार जो बंगल्ड रिस्पॉन्स है, ये लीडर की रिस्पॉन्स नहीं होता ना, तो लीडर तो सबको देखता है, लीडर जो होता है वो अपनी पूरी प्रजा को देखता है, लेकिन इस तरह जब नहीं करता है जब लीडर, तो उसको बोलते हैं कि घपलेबाजी कर रहा है वो, तो बंगल्ड इसको बोलते हैं। बंगल्ड का मतलब होता है घपलेबाजी। तो ये जो बंगल्ड रिस्पॉन्स है, बंगल्ड प्रतिक्रिया है, वो क्या कर रही है, दैट कंट्रीज आर ऑल्सो लूजिंग ट्रस्ट इन यूएस कॉम्पिटेंस, कि ये जो दूसरे राष्ट्र हैं वो इस चीज में भी ट्रस्ट खो रहे हैं, इस चीज में भी ट्रस्ट खो रहे हैं कि यूएस कंपटीशन में भी है। बताइए, सोचिए कि अब जो दूसरे राष्ट्र है वो ये भी सोचने लगे, आप भी इस पैसेज को पढ़ने के बाद आप समझेंगे कि किस तरह से सच बात है कि अब हम लोग बिल्कुल यूएस का कंपटीशन को भी खो रहे हैं। द यूएस स्टिल रिमेन्स, अभी भी अगर अभी प्रेजेंट की बात करें, द यूएस स्टिल रिमेन्स द लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स है, अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक मतलब सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, एंड लार्जेस्ट मिलिट्री पावर, और दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर भी उसी के पास में है, बट हैज लॉस्ट द विल एंड एबिलिटी टू लीड, लेकिन इसने अपनी इच्छा शक्ति को खो दिया और अपनी योग्यता को खो दिया है इसको लीड करने में। किस कारण से? डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व के कारण। दिस मूड इज अनलाइकली टू चेंज, ये जो मूड है, जो ये बन गया है, जो देखिए जब भी कोई मूड बन जाता है ना, उसको चेंज होने में समय लग जाता है, वो किसी एक राष्ट्रपति के बदल जाने से वो मूड चेंज नहीं हो जाता। ये
इसके बारे में डिस्कशन हुआ है। कभी भी आपने देखा होगा कोई भी राजा जब होता है ना, तो राजा लगातार ही सर्वश्रेष्ठ पद तक नहीं पहुंचता। राजा एक ग्रेजुअल ग्रेजुअल सक्सेस पाते हुए एक चरम सीमा पर पहुंचता है। बिंदुसार ने अपने राज्य को बढ़ाया, चंद्रगुप्त ने अपने राज्य को बढ़ाया, बिंदुसार ने और ऊपर ले गए। और फिर सबसे ज्यादा पीक किसने किया? पीक किया अशोक ने। मौर्य वंश की मैं बात कर रहा हूं। तो अशोक ने सबसे ज्यादा पीक की पे ले गए अपने राज्य को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? राइज, डिक्लाइन इन द पावर। उसके बाद पावर जो है डिक्लाइन होता गया, नीचे गिरता चला गया। तो वही बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये यूएस के राष्ट्रपति जो चेंज भी हो जाते हैं, द मूड इज अनलाइकली टू चेंज, कि ये जो मूड है वो इतना आसान नहीं है चेंज हो जाए, ये चेंज होने जैसा लगता नहीं है। वॉट एवर द आउटकम ऑफ द इलेक्शन लेटर दिस ईयर। आपको पता है कि ये इलेक्शन होने वाले हैं यूएस में, तो जो कुछ भी रिजल्ट का मतलब इलेक्शन का जो रिजल्ट हो, लेकिन ये मूड चेंज होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये इन्होंने बोला है। तो ये था हमारा किसमें बैनिंग, किस तरह से यूएस बैन कर रहा है, किस तरह से यूएस गिर रहा है, इसके बारे में बताया। अब बात करते हैं कि किस तरह से चाइना जो है राइज कर रहा है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। द अनदर ट्रेंड, जो दूसरा रुझान है, वो बताता है पहले से कि द इमरजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्गर एंड मोर असर्टिव चाइना। ये बताता है कि किस तरह से जो चाइना है वो उसका उद्भव हो रहा है एक बहुत ही मजबूत और असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है कि बहुत ही जो जो कॉन्फिडेंट और फोर्सफुल बिहेवियर होता है, उसको बोलते हैं असर्टिव। किस तरह से चाइना ये शो कर रहा है? While China's growing economy role has been visible since it joined the Union Trade Organization at the turn of the century। जैसे ही 2000 मतलब 19 सेंचुरी के बाद 2000 सेंचुरी आती है, तो उसमें किस तरह से चाइना जो है बहुत तेजी से डेवलप करता हुआ, आर्थिक रूप से डेवलप करता हुआ दिख रहा है। वो हैज बीन विजिबल, ये दिखना शुरू हो गया जब से उसने ज्वाइन किया, सिंस इट ज्वाइन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जब से उसने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। ठीक है, इट्स मोर असर्टिव पोस्चर हैज टेकन शेप। और इसका ये जो सबसे ज्यादा असर्टिव पोस्चर है, सबसे ज्यादा जो ये मुखर मुद्रा है, मतलब कि बहुत ही फोर्सफुल और कॉन्फिडेंट जो बिहेवियर है, ऐसा ये जो मुद्रा है, ये सामने देखने को मिली। हैज टेकन शेप, ये आकृति इसने लिया। कब लिया? अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसके लीडरशिप में? प्रेसिडेंट साई जिनपिंग्स लीडरशिप। ये जो साई जिनपिंग है, जो उनके आपने इमेज भी मैंने लगाया था, आपने देखा होगा, आपने न्यूज में भी देखा होगा। जब से ये प्रेसिडेंट बने हैं, ये और भी ज्यादा तेजी से सामने आ रही है। विद द कॉल दैट आर रिजुवेनेटेड चाइना इज नाउ रेडी टू एज्यूम ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ये संकेत देते हैं कि किस तरह से चाइना का रिजुवेनेटेड चाइना का मतलब होता है कि एनर्जी से भरा हुआ चाइना नाउ रेडी है टू अज्यूम ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने की जिम्मेदारी में। चाइनीज असर्टिवनेस हैज रेज्ड कंसर्न, चाइना का इस तरह से कॉन्फिडेंट होना, ठीक है, मुखरता जो चाइना की दिख रही है, ये चिंताएं इसने बढ़ाई हैं। फर्स्ट इन इट्स नेबरहुड, सबसे पहले इसने चिंताएं अपने अगल बगल के देशों में बढ़ाई। नेबरहुड, अपने पड़ोसी देशों में बढ़ाई हैं। जैसे कि जब चाइना बढ़ना शुरू हुआ, तो सबसे पहले टेंशन किसको हुई? भारत को हुई कि भाई चाइना बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। जापान को हुई, जापान, क्योंकि वो साउथ जो जापान सी है, चाइना सी है, वहां पर भी वो उसने नेवल शिप्स को मारना शुरू कर दिया। तो ये जो राइज है, इसने चिंताएं सबसे पहले तो इधर अपने अड़ोस पड़ोस में बढ़ाई हैं कि साउथ कोरिया घबरा रहा है, चाइना घबरा रहा है, ठीक है, चाइना सॉरी, जापान घबरा रहा है, इंडिया घबरा रहा है, नेपाल घबरा रहा है। तो सबसे ज्यादा इसने पहले नेबरहुड पर अपनी जो चिंताएं बढ़ाई। लेकिन अब नाउ इन द यूएस, नाउ अमेरिका भी दैट फील्स बिट्रेड, लेकिन अब अमेरिका भी जो है वो धोखे जैसा फील कर रहा है। क्योंकि बिकॉज इट असिस्टेड चाइनाज राइज, क्योंकि इसने चाइना के राइज को मदद किया था। जब चाइना बढ़ रहा था, तो यूएस ने पूरी तरह से चाइना की मदद की थी, बहुत सारी चीजें, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में छूट दिया जाता है। तो यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत सारे टैक्स वेवर दिए थे चाइना को। क्यों? कि भाई चाइना डेवलप कर ले। लेकिन अभी क्या है, क्यों डेवलप करने की कोशिश थी चाइना को, वो भी बताया जा रहा है। दैट एन इकोनॉमी इंटीग्रेटेड चाइना वुड बिकम पॉलिटिकली मोर ओपन। इस आशा में, इन द होप, इस आशा में यूएस ने मदद की चाइना की कि ये जो, अगर चाइना जो है इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड होगा, यानी
आर्थिक रूप से प्रतिबद्ध होगा, आर्थिक रूप से बंधा हुआ हो जाएगा, यानी मजबूत हो जाएगा, तो चाइना बहुत तेजी से पॉलिटिकली मोर ओपन हो जाएगा। मोर ओपन का क्या मतलब है? यहाँ आपको पता है चाइना में क्या चल रहा है? चाइना में तानाशाही चलती है, ठीक है? तो ये इस कारण से यूएस ने मदद किया था इसका कि भाई ये जब डेवलप कर लेगा तो ये डेमोक्रेटिक की तरफ बढ़ेगा, और पूरी दुनिया चाहती है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी जो होती है वो एक इंसान की पावर नहीं होती, वो हर इंसान की पावर होती है। लेकिन अभी क्या है कि अभी चाइना यूएस फील्स बिट्रेड, लेकिन अभी यूएस धोखा, ऐसा लग रहा है कि यूएस को धोखा जैसा फील हो रहा है, ठीक है? यूएस चाइना रिलेशनशिप मूव्ड फ्रॉम कोऑपरेशन टू कंपटीशन, और इस इन रिसेंट ईयर्स, इन जो नजदीक के दिनों में है, यूएस और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो एक सहयोग की भावना को छोड़कर एक कंपटीशन की भावना में परिवर्तित हो चुका है। एंड नाउ विद द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी वार्स, और जब एक व्यापार और टेक्नोलॉजी का युद्ध हो रहा है, इट इज मूविंग स्टीडली टू कन्फ्रंटेशन, ये बहुत तेजी से टकराव की तरफ लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। द पेंडेमिक हैज सीन इंक्रीजिंग रिटोरिक ऑन बोथ साइड्स विद द इलेक्शन सीजन इन यूएस। देखिए ये जो पेंडेमिक चल रहा है, इसमें हमने देखा है रिटोरिक का क्या मतलब होता है, बातों से जो लफ्जबाजी जिसको बोलते हैं, बातों से हमने भी देखा है कि किस तरह से बातों से ताना मार रहा है यूएस और चाइना आपस में, कि यूएस जो है चाइना पे कह रहा है कि तुमने जो है चाइना, तुम्हारा जो चाइनीज वायरस है तुमने फैलाया है, उधर जो चाइना है वो एलिगेशन लगा रहा है यूएस पे कि नहीं ये सबसे पहले यूएस में फैला था। तो हमें ये रिटोरिक लफ्जबाजी हम देखने को मिल रही है। एंड विद द इलेक्शन सीजन, और जैसे जैसे ये इलेक्शन सीजन और नजदीक आएगा इन द यूएस में कन्फ्रंटेशन विल ओनली इंक्रीज, ये जो टकराव है ये निश्चित रूप से बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है? क्योंकि इस पे तो फायदा मिलता है ना, आजकल ये एक नया ट्रेंड चल रहा है कि आप, अगर आप किसी के दिमाग को भ्रमित करना चाहते हो तो आप देशव्यापी मत को आप फॉलो करने लगो, जैसे कि यूएस कर रहा है। यूएस इस समय क्या है कि वहां के लोग जो चाइना से नफरत कर रहे हैं, तो जो नफरत जिससे किया जाए उसको और ज्यादा नफरत उसके दिमाग में लाओ। तो यही यूएस की भी पॉलिसी रही है। यूएस अभी चाइना 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 ही भाषण में दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये जैसे जैसे इलेक्शन आएगा ये जो टकराव है ये बढ़ता ही जाएगा, ठीक है? ये कम नहीं होगा। अ पार्शियल इकोनॉमिक डीकपलिंग हैड बिगन एंड विल गैदर ग्रेटर मोमेंटम। ये जो ये जो पार्शियल इकोनॉमिक डीकपलिंग है, ये जो सेपरेशन है इकोनॉमी में, ये शुरुआत हो चुकी है भाई। अभी तक तो अमेरिका ही है सबसे ज्यादा पैसे वाला, लेकिन अभी क्या है कि डीकपलिंग, ये जो सेपरेशन है, शुरुआत हो चुका है, और विल गैदर ग्रेटर मोमेंटम, ये बहुत तेजी से इसका गति में भी बहुत तेजी से बदलाव आएगा। मिस्टर साई जिनपिंग हैज एंगेज्ड इन एन अनप्रेसिडेंटेड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये जो ये जो साई जिनपिंग है, अमेरिका के चाइना के राष्ट्रपति हैं, इसने बहुत तेजी से पावर का सेंट्रलाइजेशन कर लिया, यानी पावर को अपने हाथों में ले लिया है। एंड विद द रिमूवल ऑफ द 2 टर्म लिमिट, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो चाइना होती है ना, चाइना में दो बार अगर कोई भी राष्ट्रपति बन जाता है उसके बाद नॉर्मली राष्ट्रपति चेंज हो जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, जो साई जिनपिंग है, इन्होंने रिमूव कर दिया, रिमूवल ऑफ द 2 टर्म लिमिट, ये जो 2 टर्म लिमिट की जो सीमा थी इसको हटा दिया है। एंड हैज मेड इट क्लियर, और ये पूरी तरह क्लियर कर लिया है कि ही विल कंटिन्यू बियॉन्ड 2022, यानी वो 2022 के बाद भी राष्ट्रपति रहेंगे ही रहेंगे। हिज सिग्नेचर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये इनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, सिक्स टू कनेक्ट चाइना, ये चाइना को दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में, अफ्रीका को थ्रू बोथ, अभी तक क्या था सिर्फ रोड के थ्रू कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन अभी क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इन्होंने एक और चीज शामिल कर ली है कि मैरी टाइम, यानी नौ से, यानी क्या कहते हैं, जहाज, यानी समुद्र के मार्ग से भी हम जोड़ेंगे दूसरे देशों को चाइना से, और लैंड रूट्स और सड़क के रूट से भी जोड़ेंगे। और ये कैसे जोड़ेंगे, बाय इन्वेस्टिंग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर को इन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके ये काम करेंगे। बिल्डिंग एज अ काइंड ऑफ प्रीएम्प्टिव मूव अगेंस्ट एनी यूएस अटेम्प्ट्स एट कंटेनमेंट। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये पहले से ही, ये प्रीएम्प्टिव मूव, ये पहले से ही ये मूव था कि ये यूएस के अगेंस्ट इस कोशिश को करें ताकि हम यूएस को क्या कर लें, कंटेनमेंट, यूएस को अपने अधीन कर लें। तो ये इनका मोटिव था। ये साई जिनपिंग का नेतृत्व चाइना के लिए तो वरदान साबित जरूर हुआ है कि चाइना बहुत तेजी से ग्रो करे, लेकिन बाकी के लिए ये इसने रेज्ड कंसर्न्स, ये इसने चिंताएं बढ़ाई हैं। तो आई होप आपको ये जो पैसेज था, आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा मजा आया होगा। इसमें ना सिर्फ आपने
वोकैब सीखी, ना सिर्फ आपने ग्रामर सीखी, बल्कि आपने जो वर्ल्ड वाइड जो एक इशू है उसको भी सीखा है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और कमेंट करके भी थोड़ा बताएंगे तो मुझे भी खुशी मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आप रोज अगर आप देखते हैं तो आपको ग्रामर, वोकैब, जीएस सब कुछ आपकी इंप्रूव होती है। आपको ये भी पता चलता है कि किस तरह से एग्जाम्स में अगर आपका ये आ जाए इसके ऊपर लिखना तो आप किस तरह से लिख पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं ये कॉमन सेंसेस को, जो हमने टॉपिक उठाया था जिसमें हमने सेंट और सेंस रूट वर्ड को लिए थे। ये अगर कहीं पे भी आपको दिख जाए किसी भी वर्ड्स में तो उसका मतलब होता है फील। ठीक है, जैसे सेंसिटिव, सेंसिटिव में ऐसी एनएस दिख गया तो मतलब फील से संबंधित है। सेंसिटिव का मतलब भी आपको पता है कि संवेदनशील, यानी फील, अनुभव करना, तो सेंसिटिव का मतलब भी वही होता है। यहाँ पे डीसेंटिसाइज, डी का मतलब होता है नॉट, सेंस का मतलब होता है अनुभव, यानी ऐसी चीज कर दिया जैसे दवा लगा दी, कुछ कर दिया, या फिर कोई रो रहा है, आप डिसेंटिसाइज हो, आप उसके बिल्कुल संवेदनशील हो ही नहीं, तो संवेदनशील का ना होना वो डिसेंटिसाइज कहलाता है। इनसेंसेट, इनसेंसेट का मतलब क्या होता है कि किसी के फीलिंग को आप क्या कर रहे हैं, आप डिवॉइड कर रहे हैं, मतलब आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इनसेंसेट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको। इन का मतलब नॉट होता है, यानी आपको अनुभव ही ना हो किसी का। सेंसेशन का क्या मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा है और उसको देखकर आपको एक अंदर से आप उसको महसूस कर सकते हो, सेंसेशन। जैसे कि कोई मूवी आती है तो मूवी में एक एक्टर बहुत अच्छा है, रोल कर ले जाता है, तो एक सेंसेशन उसकी चल जाती है, तो सेंसेशन उसको बोलते हैं। ठीक है, सेंसिबल का मतलब भी अनुभव से है भाई, आपको किसी की बात को अनुभव कर सकें वो सेंसिबल है। ठीक है, कॉन्सेंसस का मतलब, कॉन का मतलब होता है टुगेदर और सेंसस का मतलब होता है सहमति। यानी जब एक आम सहमति बनती है, जब बहुत सारे लोगों की जो फीलिंग्स हैं एक दूसरे से मैच कर जाती हैं तो कॉन्सेंसस आता है। ठीक है, कॉन्सेंसस का मतलब होता है आम सहमति हिंदी में। एसेंट का क्या मतलब होता है, एसेंट का मतलब भी सहमति ही होती है, यहाँ पे भी देखिए सेंट लगा हुआ है। ठीक है, फिर कॉन्सेंट की बात होती है तो इसका मतलब भी सहमति ही होता है, कौन का मतलब साथ में, और सेंट आपको मैंने बताया कि फील, यानी सबकी जो अनुभव, वो जो फीलिंग्स है वो सबकी मैच हो जाए। डिससेंट, डिस का मतलब नॉट होता है, तो यानी जब फीलिंग जो है नॉट मतलब मैच ना हो तो क्या होगा, आप असंतोष आएगा। तो ये सब देखिए, आप एक बार में आप केवल और केवल रूटवर्ड के थ्रू ही आप इन सब वर्ड्स को डायरेक्टली आंसर निकाल रहे हैं। सेंटिमेंट्स का मतलब भी क्या होता है, फीलिंग्स ही होता है। ठीक है, प्रीसेंटिमेंट, प्री सेंटिमेंट का क्या मतलब होता है, फीलिंग ऑफ इविल टू कम। प्री सेंटिमेंट का मतलब होता है कि जब ऐसा ऐसा अनुभव, जब कोई खराब अनहोनी होने वाली होती है ना, अपशकुन, अपशकुन की फीलिंग को बोलते हैं प्री सेंटिमेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर सेंटिएंट, सेंटिएंट का मतलब होता है संवेदनशील। ठीक है, वही यहाँ पर भी फीलिंग से ही रिलेटेड है। सेंटिनल का मतलब प्रहरी होता है। देखिए प्रहरी का क्या मतलब है यहाँ, सेंटिनल का मतलब अ पर्सन एम्प्लॉयड टू कीप वॉच फॉर सम एंटिसिपेटेड इवेंट। देखिए प्रहरी, आप अच्छा एक बात बताइए, आप गेट पर गार्ड को क्यों रखते हैं बताइए। गार्ड को इसीलिए रखते हैं ना क्योंकि आपको एक एहसास है आपको इस बात का कि कल को कोई चोर ना घुसाए मेरे में, तो ये आपको एहसास ही तो है। तो इसीलिए जो आप गार्ड रखते हैं उसका एक दूसरा वर्ड भी है सेंटिनल। ठीक है, तो आपको एहसास है इसलिए आपने एक प्रहरी को रखा है। तो कहीं ना कहीं इसका रूट कंसेप्ट जो जोड़ के आ रहा है मतलब वो फीलिंग से ही है। तो सेंटिनल का मतलब प्रहरी होता है। सेंटेंसियस का मतलब क्या होता है, जो संवेदनशील हो। तो ये था आज का हमारा रूट वर्ड। आई होप आपको ये रूट वर्ड भी आपको क्लियर हो गए होंगे। इस तरह से आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला वीडियो है, आपको जरूर पसंद आया होगा। आप इसको प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, जो भी आपके पढ़ने वाले ग्रुप हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।